हमारा तो रोज का है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, पीपीटी खोलो, स्लाइड शो करो। सो नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग हैं नए, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि आपका एक अंगूठा मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ा देगा। सो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंगूठा ही मांग रहा हूँ, ज़मीन जायदाद नहीं। सो हम लोग हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 टॉपिक्स के कवर कर लिए। जिसमें से हमने वैदिक काल का देख लिया, एजुकेशन सिस्टम कैसा था। वैदिक काल के बाद हमने बौद्ध काल का देख लिया, और मुस्लिम पीरियड का भी देख लिया, और अब आता है ब्रिटिश एरा। ठीक, ये चौथा एरा जो हम लोग देखेंगे, और इसके बाद आ जाएगा हम लोगों का क्या कहते हैं, फिर स्वतंत्रता के पश्चात के। और अब देखो, जो हम एक बात कहते हैं कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसकी जो नींव पड़ी थी, या कह सकते हो ना, ये यहीं से पड़ी थी। मैं फिलहाल करंट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो हमारा चल रही है। ठीक है, लास्ट के 75 सालों से आज़ादी की बात से कह सकते हो। मैं हज़ारों साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसको तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। मतलब जितने भी इन्वेजन हुए उनमें क्या हुआ कि हमारी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, तो वो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम था। उसको बर्बाद करके एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। और अगर हम सीधे सीधे कहें, अगर हम हायर एजुकेशन और ब्रिटिश एजुकेशन की बात करें, तो औपनिवेशिक युग था, जिसमें क्या कहते हैं कि उस समय के जो अंग्रेज सॉरी हिंदू के गुरुकुल, मुसलमानों की मदरसा परंपरा के एकदम अपोजिट जाके क्या किया इन्होंने कि जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न फिलोसफी थी, या कह सकते हो कि वेस्टर्न मीडियम के जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, उनको लाया। और क्या किया कि जो टीचिंग लैंग्वेज थी, जैसे हमारे यहाँ क्या था कि या तो हिंदी उर्दू चल रहा था, बहुत हुआ तो अरबी फारसी संस्कृत था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक नई लैंग्वेज ही ला के रख दी, जो हम लोगों के लिए उस समय समझ के बाहर थी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उससे भी पहले क्या किया कि जितने भी हमारे इन्वेजन हुए, तो उन लोगों ने एक काम जो सबसे घटिया काम किया कि हमारे पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को ही तोड़ डाला। नहीं तो सोचो कि नालंदा, तक्षशिला जैसे ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी कि जहाँ पे खुद बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं कि भाई हाँ चलो इंडिया चलना है पढ़ना है, भारत चलना है पढ़ना है। तो सोचो कि हमारा हायर एजुकेशन मतलब किस लेवल पे रहा होगा, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। खैर, किसी और दिन। अब जो इनका मेन काम था एजुकेशन देने का, वो था कि वो एज अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की तरह हम लोगों को यूज करना चाहते थे। कि मतलब कपड़े हम लोग भले देसी पहने हों, पर हमारा पूरा दिमाग सिर्फ ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन के लिए वफादार हो। ठीक है, कपड़े आप चाहे जैसे पहनो, लेकिन दिमाग और दिल से हो ना कि आप अंग्रेज ही बने रहो। बाहर से हो ना कि बाहर से वेशभूषा कुछ और है और अंदर से कुछ और होता है। तो वो बस ये तैयार करने के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको हमारी कोई चिंता विंता थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनका बस क्लियरली मोटो था कि भाई हमें काम करने के लिए लोग चाहिए। अब अपने लोग तो उनके लोग काम करेंगे नहीं, क्योंकि हम पे रूल कर रहे हैं, उसके लिए। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव क्या था कि इंटरमीडिएट जो क्लास था इनका, मध्यवर्ती वर्ग जो था, उसकी संरचना जो शिक्षा की थी, उन्होंने क्या किया था, वही जो चीज मैं बता रहा हूँ कि विचारों को उनको इतना गुढ़ा कि पश्चिमीकृत सेवा के प्रति वो वफादार रह गए। ऐसा नहीं तो जो गद्दार बन जा रहे थे, वो ऐसे नहीं बन जा रहे थे आजादी के टाइम पे, क्योंकि उनके दिमाग में जैसे एक दो पीढ़ियों में जैसे चल रहा है भाई, आज से नहीं था। और उनको दिमाग में घुस गया कि नहीं, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश शासन अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है। और सबसे बड़ा कोई वर्ग होता है तो वो मध्यवर्ती वर्ग ही होता है। इसीलिए उन लोगों ने इसको टारगेट किया। कल्चरल अगर हम बात करें, तो उसको भी तहस नहस किया। इवन कई पश्चिमी विद्वान हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने किताब पढ़ा होगा, तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक महाशय ने सीधे सीधे इतना कह दिया कि भारत का जितना भी लिटरेचर है, वो सिर्फ अंग्रेजों के, ब्रिटिश के एक अलमारी के बराबर है। सोचो कि जहां हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तुम इतना निकृष्ट, इतना छोटा बना दे रहे हो। और यही कारण था कि जिन्होंने जो कल्चरल इन्वेजन भी इन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वेस्टर्न फिलोसफी, वैल्यूज, नॉलेज सिस्टम और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटीज दी। और इसमें नुकसान क्या हुआ, जो हमारी स्वदेशी बौद्धिक परंपराएं थी, इनको तहस नहस कर दिया। नालंदा, तक्षशिला पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी विदेशी आक्रमण से, और इन लोगों के आने से अंग्रेजों ने उसको और बर्बाद कर दिया।
अब अगर हम बात करते हैं इनके टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, तो देखो एक चीज इनका क्लियर मोटो था, अभी वो एक मैं स्लाइड में भी रखा हूँ, कि ये हमको सिर्फ इस वजह से शिक्षा देना चाहते थे कि हमको नौकर बना सके। बस इनका मोटिव बस इतना था, हमको शिक्षा विक्षा देना नहीं चाहते थे, ये क्लियर जान लो। तो कंपनियां क्या चाहते थे, कुछ शिक्षित भारतीय चाहती थी जो क्या करे कि एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी प्रशासन में, किसी भी वर्ग में हेल्प कर सके। साथ ही वो क्या करें कि जो लोकल रूल्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे उनके द्वारा, क्योंकि जब वो उनकी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ईजी वे में समझा पाएंगे। इसी से इंस्पायर होकर, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले देखो इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा कभी रोका नहीं, मदरसा कॉलेज डायरेक्ट स्थापित करते हैं 1781 में। फिर इसी के बाद से 91 में उन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और इनका एक काम और भी था साथ साथ में कि ठीक है हमें एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन ये अपने धर्म को भी इनका फैलाना था, जिसके लिए इनके लिए जो मेन ईसाई मिशनरी थे वो आए थे, लगातार वो लगे थे कि कन्वर्ट करते जाएंगे क्रिश्चियन में। ठीक है, और इस चीज को इन्होंने क्या किया, जिसमें शिक्षा का अंध एक ऐसा साधन था जो मूल निवासियों का ईसाईकरण और सभ्य कर, इनके अनुसार ये था कि तुम ईसाई बन जाओगे तो ज्यादा वेल कल्चरल हो और सभ्य अच्छे इंसान हो, हिंदू या मुस्लिम तुम अच्छे नहीं हो। फिर जो बैपिस्ट मिशनरी थे 1793 से और 1800 तक में, इन्होंने वहां पे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स, शुरुआत इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स की। और कुछ जो भारतीय सुधारक थे उनका भी ये मानना था कि चलो एटलीस्ट ये कुछ स्कूल खोल रहे हैं, इसमें हम अपना फायदा ढूंढ लेते हैं, और कुछ जो लॉजिकल थिंकिंग हो गया, साइंटिफिक चीज़ों हैं, और जो हमारी करंट सिचुएशन में हमें इसमें जो मॉडर्न नॉलेज है उसकी नींव है, तो वो समर्थन में आए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए, एज अ नहीं कि अपना कुछ फायदे के लिए। उन्होंने कहा कि चलो तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो, हम अपना देख लेते हैं। फिर अब यही से जो मेन चीज़ें आती हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को उस समय को मजबूती देते हैं, तो उसी के लिए प्रति वर्ष सोचो कि सिर्फ 1 लाख रुपए उस टाइम, लेकिन बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए। और ये दिया गया था कि आप शिक्षा पे, भारतीय शिक्षा पे 1 लाख प्रति वर्ष खर्चा कर सकते हैं। फिर इसमें भी एक मतभेद हो गया, प्राच्य विवाद कहा जाता है। उसमें से कुछ लोगों को ये था कि वही लैंग्वेज का, और कुछ लोगों का ये था कि सिर्फ शिक्षा जो है अपर कास्ट को दो, इसको आगे एक नाम दिया जाता है छन्नीकरण का सिद्धांत। खैर ये भी फेल हो गया था। उनका ये मानना था जैसे हम चाय पत्ती छानते हैं ना, तो छानते हैं तो नीचे आ जाती है और बेकार चीजें रह जाती हैं ऊपर। तो उनका ये मानना था कि अगर हम ऊपर वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो निचला वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। खैर ये सिद्धांत फेल हो गया था। और ये प्राच्य विवाद वही था, हमारे कल्चर को लेके था। तो खैर ये इसकी वजह से क्या हो गया कि ये लोग क्या कहते थे कि वेस्टर्न जो स्टाइल थी और जो चीजें हैं, वो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाए, लेकिन पारंपरिक तरीके से भारतीय चीजों को नहीं सिखाया जाए। अब देखो, आप जो शुरू से किए हो, सीधी सी बात है, आपके अंदर मान लो 3 स्किल थी। ठीक है, अब उन 3 स्किल की जगह पे जो आप शुरू से थोड़ा बहुत जान रहे थे, और आपको था अगर इन्हीं को बढ़ाया जाए तो आप इनमें और अच्छा कर पाएंगे, पर अचानक से एक नई स्किल आपके अंदर जोड़ा जाए तो वो प्रॉब्लम देगी। तो यही चीज जो प्राच्य विवाद लेके आता है, हंगामा हो जाता है। खैर यहाँ से ये भी इनका बैकफायर कर जाता है प्लान। और फिर इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये क्या करना चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम में ही क्या करते थे, एजुकेशन देना चाहते थे, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज थे उसमें ये नहीं फोकस कर पा रहे थे। और यही कारण से जब ये धनराशि आती है तो ये आवंटित नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या होता है कि ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं। फिर 1835 में भी एक्ट आते हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी के माध्यम से इन्होंने फोकस किया, नहीं हम अंग्रेजी में ही देंगे। और इन्होंने क्या किया कि साइंस और लिटरेचर को उठाया, और यहाँ से क्या होता है कि एजुकेशन को और फोकस करते हैं। इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा नाम है लॉर्ड मैकाले, इनके बारे में पढ़िएगा। हाँ, इन्होंने क्या किया, किसी भी प्रकार की भारतीय शिक्षा की पूर्ण इन्होंने अवमानना की। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो प्राच्यवादी थे, ठीक है, जिसमें से अलेक्जेंडर हो गए, डफ हो गए, जे आर कॉल्विन, इनके क्या करते थे, समर्थन था। और मैकाले के जब कार्यवृत्ति का टाइम पे आता है तो उनका शिक्षा का प्रस्ताव आता है, तो वो जो पिछले के शिक्षा प्रस्ताव आए थे उनसे थोड़ा बेहतर था। ठीक है, लेकिन एक चीज था कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का ही समर्थन किया, और भारत में क्या हुआ, यूरोपीय शिक्षा सिखाई, मतलब इन्होंने
क्लियर था कि जो हम देंगे वो यूरोपियन ही होगा, लेकिन इनमें इन्होंने क्या किया कि एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार किया, जिसमें से करिकुलम हो गया, उसका मीडियम किस तरीके से हो गया, इन और फिलोसफी क्या थे, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से ये थोड़े आगे जाते हैं। लेकिन फिर जो आता है मेन, जहाँ से कह सकते हो कि एक प्रॉपरली, तो सबसे बड़ा नाम आता है वुड डिस्पैच। अब देखो, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सिर्फ एक एक, इसमें कई ढेर सारे आयोग आपको पढ़ने, जैसे 1813 का एक्ट है, फिर 1835 का है, ठीक है, ढेर सारे एक्ट आएंगे, फिर 1882 का एक्ट है, फिर 1904 का एक्ट है, फिर 1917 का से 19 का एक्ट है, फिर 1943 से 46 के बीच, मतलब कई एक्ट हैं। तो इन एक्ट में जो देखो, मैं सारे को यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये 7-8 दिन सिर्फ मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही पढ़ाता रह जाऊंगा। तो क्लियरली एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी एक्ट हैं आपको उसमें से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि एक्ट कब आया था, एक्ट का आपको ईयर ध्यान देना है, ठीक है। उसका कह सकते हो कि अध्यक्ष कौन था, ये चीज ध्यान देना, यानी लीडर कौन था, ठीक है, या चेयर पर्सन कौन था, चेयरमैन कौन था। फिर उसने किस लेवल की एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन दी, मतलब आपको सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान देना है और उस एक्ट का आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसने सुझाव या रिकमेंडेशंस अपनी किन किन चीजों के लिए दिया। सबसे पहले देखना है कि एक्ट का ईयर क्या रहा, चेयरमैन कौन रहा है, और उसने सुझाव क्या दिया। अब हम आते हैं वुड डिस्पैच पे। इसको एक नाम याद रखना, मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का। और इसने क्या किया कि एक फॉर्मल एजुकेशन की जो नींव पड़ती है, अभी तक के जो एक्ट थे 1813 का हो गया, 35 हो गया, वो ठीक थे, पर उस लेवल पे नहीं ले जाते हैं। फिर यहीं से क्या होता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी तक एक स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपरली, कि प्राइमरी एजुकेशन अगर यहाँ से शुरू होगा, फिर आगे क्या जाएगा, फिर आगे क्या जाएगा, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर हायरार्की जो बनी, वो वुड डिस्पैच से बनती है। तो इस चीज लिए वुड डिस्पैच अच्छे से पढ़ लो, मतलब जितने भी एक्ट हैं। और खासकर यूजी पीजी वाले बच्चे तो नॉर्मल भी पढ़ लेंगे, काम चल जाएंगे, लेकिन जो नेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी यही 3 पॉइंट है, बट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यूजी पीजी के बच्चों को तो आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना है कि थोड़ा सा गलत भी लिख के आएंगे चला जाएगा, वहां पे आपकी गलतियां माफ नहीं होगी, वहां पे गलती मतलब 2 नंबर। फिर वही अंग्रेजी, चूंकि एक चीज ध्यान देना कि नियरली सभी फोकस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, मतलब अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और इन्होंने निजी प्रयासों को जो कोई प्रोत्साहित करता तो उसको अनुदान ग्रांट की बात की। और एक चीज नई यहाँ पे आती है कि जो टीचर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। इसके पहले के एक्ट्स में ऐसा नहीं था, लेकिन इनके टाइम पे ये आता है। और इन्हीं के टाइम पे जो प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर थे उस समय भारत में, तो यूनिवर्सिटीज को स्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन देते हैं। और यही कारण था कि 1857 में भारत में 3 जगहों पे एक साथ यूनिवर्सिटी खुलती है, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में, और एक कलकत्ता में। सॉरी, क्या यार, ये जब रिमूव करने की बात आती है तो बुरा मान जाता है, रिमूव होता ही नहीं, बिगड़ गए भाई साहब। चलो हम फिर से लिख देते हैं। तो 3 जगहों पे पहली जो यूनिवर्सिटी भारत की, अगर मतलब मॉडर्न डे की मैं बात करूंगा, तो यही 3, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 यूनिवर्सिटी सबसे पहली थी। और उसके बाद जो चौथी यूनिवर्सिटी बनती है, इसका ईयर आप लोग बताएंगे, वो बहुत फेमस है, पूरब का ऑक्सफोर्ड, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ईयर आप लोग बताएंगे कब बनती है। देखो यही चीज मैंने कहा ना कि 1857 में क्या होता है, विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, जिसमें से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये क्या होते हैं कि यहाँ से इंस्पायर्ड थे, कहाँ से, लंदन विश्वविद्यालय से। चलो, अब ये विश्वविद्यालय क्या होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होती हैं, यही उस समय से मॉडर्न एजुकेशन की नींव बन जाते हैं, जिसमें से क्या होती है कि डिग्री हो गया, परीक्षाओं हो गया, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो गया, वो उस समय स्टेब्लिश होता है। अब अगर हम इनके एजुकेशन की बात कर लें विशेषताएं, तो एक अच्छी चीज ये थी कि इन्होंने एक नई लैंग्वेज लाई। और इसका फायदा ये हुआ कि जो वेस्टर्न नॉलेज था, जो लिटरेचर था, साइंस था, इसकी क्या हुई, पहुंच हुई सब तक, मतलब जो लोग शिक्षा ले पा रहे थे सब तक तो नहीं। फिर इसकी भी एक चीज थी, ये इसकी डिमेरिट में भी आता है कि लिमिटेड एक एक्सेस था, क्योंकि सबको नहीं मिल सकता था भाई, पैसा लगता था। पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। फोकस ऑन वेस्टर्न नॉलेज, इनका पूरा फोकस किस पे था, भारतीय चीजों पे नहीं था,
इनका पूरा था कि वेस्टर्न फिलोसफी, साइंस, आर्ट, लॉ क्लियरली, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग था, तो ये ब्रिटिश सिविल सिविल सेवाओं और जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं और जो क्या कहते हैं क्लर्क हैं, इनको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका टारगेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं था हमारा, इनका सिर्फ ये चीजें नहीं थी इनका, बस मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनका एक टारगेट था कि आपको नौकर बनाना है, जो कि आप कपड़ा भारतीय पहनेंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। अब इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ब्रिटिश शासन के, जब एजुकेशन डेवलपमेंट होती है, तो पहले एक नॉर्मलाइज जो मानकीकृत डिग्रीज मिलना शुरू इन्हीं से हुई। वेस्टर्न नॉलेज, रिसर्च और कल्चर का हमें नॉलेज मिलता है। करंट यानी मॉडर्न लॉ, इंजीनियरिंग, और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों में हम कमज़ोर थे, पर पहले भी बता चुका हूँ कि जो इन्वेजन हुए हम लोगों की पूरी एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जब जो चीज़ें, चूंकि हम लोग रिटर्न पे कम थे, ओरली ज़्यादा चलता था, तो उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जो लोग इन युद्ध में मारे गए, जो कुछ किताबें थी अच्छी खासी कि 6-6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह जा रही थी, सब जब बर्बाद कर दिया तो बचा क्या? और याद हर किसी को पूरी बात हो जाए ये असंभव है। आप लोग भी तो ना कि कहते हैं कि सिलेबस है सागर जैसा, पढ़ा है नदी जैसा जाता है, समझ में आपको तालाब जैसा आता है, एग्जाम में कुएं जैसा आता है, बल्टी जैसा लिख के आते हैं और चिल्लो भर नंबर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो इन चीज़ों का फोकस हुआ, और प्रॉपरली इनके एजुकेशन देने से एक फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय अंग्रेजी जो मीडियम था, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि जो लोग शिक्षित होते गए तो उन्होंने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि दायरा तोड़ा, दायरा जब तोड़ दिया तो वो ज़्यादा आगे निकल गए। अब निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सीधी सी बात है, इंडियन की जितनी भी चीज़ें थी इनको उन्होंने पूरी तरह निगलेक्ट किया, पूरा फोकस सिर्फ वेस्टर्न पे रखा। हायर एजुकेशन या जो भी थी वो सिर्फ सीमित रह गई और मास एजुकेशन नहीं मिला। फीमेल एजुकेशन यहाँ भी बाउंड्री पे थी, बैरियर पे थी, मास एजुकेशन को बाहर रखा। और इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, संस्कृत या हिंदी या उर्दू या अरबी को नहीं फोकस किया गया, हर जगह इंग्लिश ही रख दिया। अब हर जगह इंग्लिश रख लो तो सबको थोड़ी पता है, 4 लोगों का आने का मतलब ये होता है कि 400 लोगों को आ जाएगा, वो 400 लोगों को समझा पाएगा। अब देखो, ये रहा प्रॉपर एक्ट जो आप लोगों को पढ़ना है ब्रिटिश शासन के टाइम पे। शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट 1813 में। अब ये पहला कमिटमेंट था, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और यहीं से स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एजुकेशन के लिए। फिर आता है मैकाले मिनट, ये याद रखना, मैकाले मिनट के भी जाना जाता है। इंग्लिश को इन्होंने एकदम सीधे फोकस किया और कहा कि प्रायोरिटी पे दिया जाए, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर वुड डिस्पैच आता है 1854 में, पीछे हो गया थोड़ा। अब यहीं से क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा सॉरी सॉरी, मैग्ना कार्टा मैकाले के लिए नहीं था, इसके लिए है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो मैं कहा ना कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। अब यहीं पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी टीचर ट्रेनिंग की बात की जाती है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की जो नींव पड़ती है वो यहीं से पड़ती है। फिर 1857 में जो मेन हुआ था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्टेब्लिशन किया गया जो मॉडर्न हायर एजुकेशन देने का काम करती हैं। फिर आता है हंटर कमीशन, जो हमने अभी नहीं बताया लेकिन यहाँ पे है कि फर्स्ट मेजर एजुकेशनल कमीशन था, जिसमें सभी लेवल को क्या किया गया था कि इम्प्रूवमेंट करने की बात कही गई थी, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की। फिर 82 आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होती है। 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हमारी स्टेब्लिश होती है। फिर 1902 में एक नया रैले कमीशन आता है, जिसमें से हायर एजुकेशन को इवेल्युएट करने के लिए बात की जाती है। 1984 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है, जो कि रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज को, और स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस एंड कंट्रोल की बात करते हैं। फिर 1913 से 20 तक वेरियस रिफॉर्म्स नेशनल और प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें से हायर एजुकेशन और तमाम चीज़ों को लेकर बात होती है। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। और फिर आज़ादी के बाद जो सबसे पहले, मैं इसका कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि 1948 से 49 में हमारा जो सबसे पहला आयोग बनता है वो हायर एजुकेशन को लेके ही बनता है, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। अब ये कहा जाता है कि फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर रिफॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क क्या किया था कि इसने राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित किया था। अब देखो, ये चीज़ ध्यान दो,
अगर ये पढ़ लिया तो ब्रिटिश एजुकेशन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनका जो कोर कॉन्सेप्ट क्या था हायर ब्रिटिश का, कि वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेशन इनका मेन थीम था। सीधे कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ को हम इम्फेसाइज करेंगे, हम वेस्टर्न फिलोसफी देंगे, हम उन्हें वही हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वही हम इंग्लिश सॉरी लिटरेचर साहित्य पढ़ाएंगे, मॉडर्न साइंस, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ये भी एक अच्छी चीज़ थी, पर ये उतनी ही अच्छी चीज़ नहीं है। और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट रखा गया। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? इंडियन नॉलेज सिस्टम जो था, IKS जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसमें संस्कृत, पर्शियन, अरबिक लैंग्वेज, मतलब इनको एकदम बाईपास कर दिया कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। सो देखो ये क्लास थोड़ा लंबी खिंचती है, इसमें समझने वाली बात है। देखो मेन ये पढ़ लो, इनका कोर कॉन्सेप्ट क्या था, तुम्हें ये पता होना चाहिए। कौन कौन से आयोग है, देखो ब्रिटिश शासन के दौरान आपको 3 चीजें बस पढ़नी है। आयोग, पहली चीज, उनका मोटिव क्या था, जो भी आयोग बने उनका मोटिव क्या था, और उसका इम्पैक्ट क्या रहा। अब किसी आयोग के बारे में जब पढ़ोगे तो वहां पे 3 चीज पढ़ना है। कब स्टेब्लिश हुआ, तो मान लेते हैं 1882 में, ठीक। फिर उसका चेयरमैन कौन रहा, ठीक। और उसने आपको सुझाव क्या दिए। बस इतनी चीजें पढ़नी है, और इसमें समझने जैसा कुछ नहीं। जो समझने वाले टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं इंक्लूड कर दूंगा। ये सिर्फ रटने वाले टॉपिक हैं, तो इसलिए इतना परेशान नहीं होना। और यही सेम चीज मैं कहूँगा, चाहे आप BA के बच्चे हो चाहे MA के हो, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आप नेट वाले बच्चे तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और UG PG वाले बच्चों को नॉर्मली पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। सो जितने लोग यहाँ तक आ गए हैं यार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है, कोई वो नहीं है, एक अंगूठा मांग रहा हूँ, जमीन जायदाद नहीं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट आपका। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।